हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है पैराडाइज ट्यूटोरियल के आपके अपने चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट सेट ऑफ चार्जेस। तो बच्चों, इन सभी पॉइंट्स के लिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, और लास्ट लेक्चर जरूर जाके आप लोग देखिए पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास में जो हमने एक बार पढ़ा था, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोगों को समझा दूं फटाफट। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां हर जगह पोटेंशियल सेम हो, एक जैसा हो, और वो सरफेस जहां वर्क डन क्या हो, जीरो, और पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट। पोटेंशियल हर जगह क्या हो, सेम, या कांस्टेंट कह सकते हो या सेम कह सकते हो, है ना। सेम कह सकते हो, सेम हो या कांस्टेंट हो, या वर्क डन देखो तो जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। ये जो बनाया आप लोगों ने ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के ग्रेडियंट के साथ ये रिलेशन होता है माइनस डीवी बाई डी आर। ई और डी आर का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ई स्ट्रॉन्ग फील्ड में डी आर यानी सेपरेशन बहुत ही कम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, और ई अगर वीक होता है तो डी आर ज्यादा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बढ़ जाएगा। V is equals dV is equals to E dot dr। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल के साथ। ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, वो स्लांट है, ऐसे स्लांट है, और वो एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल बना रहे हैं सारे अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में है। दिस इज 10, 20, 30, 40, इट इज डिस्टेंस। और ये वोल्टेज है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड दो चीजें करनी है। पहली चीज फाइंड आउट करना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इस सरफेस पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा इट्स डायरेक्शन। दो चीजें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ये दो बातें निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इस सरफेस पे याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि मैंने यहां दिखाया है। अब ये लाइंस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, आप ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये रहा सरफेस, यही है ना सरफेस। अब इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 20, ये 30, आगे चलता जाएगा। तो यहां 10 सेंटीमीटर है। अब इसकी नेमिंग कर दो, ए बी और इसको सी। अच्छा, डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर गैप होता है किसके किसके बीच का, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का। तो आप देखिए डेल्टा आर क्या होना चाहिए यहां पर, ए बी या ए सी। तो याद रखो बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। ये कैसे होता है, ये डिस्टेंस डेल्टा आर जो होता है वो एक तरीके का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी है या ए सी है, ए सी है ना, ए सी है। तो ए सी क्या है, डी आर है, जो हमें निकालना है सबसे पहले तो। और यहां से यहां तक ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि ये 10 है, ये 20 है, तो 10 सेंटीमीटर ही तो हुआ, सीधी सी बात है। तो चलिए अभी ए सी निकालते हैं। एक ट्रायंगल देखिए। अच्छा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये अगर एंगल देखिए, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बच गया बताइए, ध्यान दीजिए। 60। यार ये 30 है तो ये 60 ही तो हुआ, ये वाला एंगल 30 है ना, देखो, तो ये 60 हो गया। तो लगाओ cos 60। cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपका बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB, हाँ, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वो हो गया BC। तो AC कितना निकला, AB cos 60। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। cos 60 कितना, हाफ, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। बस निकल गया dr। समझ में आया बच्चों, dr मस्ट बी टेकन परपेंडिकुलर, नंबर 1। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप होता है और परपेंडिकुलर होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, गलत ना ले लेना। ये डिस्टेंस मत ले लेना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कौन है, AC, तो यू हैव टू टेक AC। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिएगा।
क्या होता है पोटेंशियल, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यही है ना फॉर्मूला, माइनस डीवी बाई डी आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 20 का 10 का, सॉरी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल्टा आर कितना आया, 5 इंटू 10⁻²। तो आप ध्यान दीजिए E कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए, 200 वोल्ट पर मीटर। आप लोग सोच रहे होंगे यार यहां माइनस नहीं आया, तो आप डिफरेंस निकालो ना यार, 10 - 20 कितना हो जाएगा, ये -10 माइनस। क्लियर है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, याद रखिए ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये कितना डिग्री है 30, ये कितना डिग्री है 90, तो ये टोटल कितना हो गया 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा, डायरेक्शन लिखा जाएगा कितना 120 डिग्री अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है यहां तक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, वो भी देखिएगा आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, वो भी इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड ही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बच्चों वर्क डन हमेशा याद रखना क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा वर्क डन जीरो, पोटेंशियल सेम होगा हर जगह, है ना। और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पे परपेंडिकुलर होगी। लीजिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड, वो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, किधर की तरफ जा रही है आप देख सकते हो, नेगेटिव एक्स, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब तीन कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, b 4,4, c -3,4 एंड a 4,1, है ना, ये कोऑर्डिनेट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 300 न्यूटन पर कूलम, और वो भी किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स की तरफ। किधर की तरफ, नेगेटिव एक्स। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना हमें, ये आपका ओरिजिन हो गया, फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जगहों पे, ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस सी बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस सी ए। ये तीन जगहों पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ध्यान दीजिए बहुत ही आसानी से होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले कहां से कहां के बीच में देखना है, ए से बी, ए से बी, ये देखिए ए से बी, ये देखिए आप डिस्टेंस को पहले तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये डी आर है और ये ई है जो इधर की तरफ जा रहा है। ई और डी आर में क्या है, एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ई और डी आर में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ई और डी आर में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बनेगा ई और डी आर में एंगल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यार सिंपल है कि नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए पे क्या हो जाएगा, बी ए कह रहा हूं, ए बी पे, दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर, और इस फॉर्मूले के हिसाब से जीरो हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो cos 90 जीरो। क्लियर है। अब ये देखो तो ये वाला पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल हो गया। कैसे, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस VAB, इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VAB, मतलब VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब A माइनस B। तो A और B दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, अल्टीमेटली यहां पर सेम हो गया। कह सकते हो ना कि इक्वी पोटेंशियल है, कह सकते हो ना इक्वी पोटेंशियल है। चलो बढ़िया है, एकदम सही है। अब देखो CB निकालो, CB कैसे निकालोगे आप लोग, वो ध्यान देना। CB, इसके लिए आप देखो C से B आना है बच्चों, है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ, C से B, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऑपोजिट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है और C से B यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बताओ, 180 बना कि नहीं बना, बना। तो ध्यान देना E डॉट डेल्टा R होता है, तो E dr cos 180। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 300। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा C से B के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो,
4 माइनस माइनस का 3 क्या होगा? 4 माइनस माइनस का 3 यानी कि 7 होगा ना। बाकी तो दोनों दो कोऑर्डिनेट में से ये वाला कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। तो 4 माइनस माइनस का 7 यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 7 सेंटीमीटर हुआ ना, इंटू 7 है ना, इंटू 7 सेंटीमीटर में नहीं दे रखा, चलो मीटर में दिया होगा, कोई भी यूनिट दिया हो, जैसे मीटर में दिया है तो मीटर में ले लो। 7 cos 180 माइनस 1 तो माइनस 2100 वोल्ट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। अब कहां का निकालना है? CA, VCA कैसे निकलेगा वो ध्यान देना आप लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें आप लोग। अब ध्यान दीजिए, VCA को क्या लिख सकते हो फिर से भाई? अब CA देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ये डिस्टेंस है। अब कई बच्चे सोचते हैं यार CA के लिए ये वाला डिस्टेंस लेने की जरूरत है, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, वो लिख भी देता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यार ईपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आर कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा नेचर जो कि पाथ से लेना देना किसी टर्म का ना हो। अरे यार सोचो, फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना। विस्कोसिटी पाथ पे डिपेंड करता है ना, तो वो हुआ नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड करे। इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, ये सारे टर्म क्या हुए? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे टर्म क्या है? कंजर्वेटिव है। ये पाथ से लेना देना नहीं है इनका पॉइंट से लेना देना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। तो दीज आर कंजर्वेटिव। तो यार केवल C और A पॉइंट से लेना देना है, हम किस रास्ते से गए इससे लेना देना नहीं है। तो क्या होगा? डेल्टा VCA देखो क्या होगा, CA था ना, तो इसको क्या VC माइनस VA लिख सकते हो? बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस है यार, VC माइनस VA लिख सकते हो ना। चलो बढ़िया है, VC माइनस VA की जगह क्या लिख सकते हो? VA की जगह पे ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो? VB। अब डेल्टा VCB लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेल्टा VCB लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना डेल्टा VCB? माइनस का 2100 वोल्ट। तो बच्चों इसका भी आंसर वही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, ये डिस्टेंस निकालने लगते हैं, लेकिन याद रखना ये कौन सा नेचर है? कंजर्वेटिव नेचर है ये, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बताता हूं मैं आप लोगों को अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैंने जो लिखा है ना यहाँ पे आप लोग देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद एक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेट ऑफ चार्जेस। भाई ये क्या है? सेट ऑफ चार्जेस मतलब क्या है? हम एक सिंगल चार्ज लेंगे, एक सिंगल चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, है ना, अलग अलग केस ध्यान देना। इस टॉपिक को हम समझाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला सिंगल पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज अगर मेरे पास है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपल सा आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर मैं एक सिंगल चार्ज ले लूं यार, Q0, एक सिंगल पॉइंट चार्ज ले लूं, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए, मूव करने के लिए कोई तो सोर्स चाहिए, है क्या? नहीं है ना। सिंगल चार्ज के लिए कोई सोर्स है क्या? नहीं है। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, और जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं, तो देयरफॉर वर्क डन क्या हुआ? 0, यानी एनर्जी क्या हुई? 0। वर्क डन या एनर्जी आप कुछ भी कह लो, यूजर रिप्रेजेंट कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? 0। फॉर अ सिंगल टेस्ट चार्ज और अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। क्यों 0 होगी? बिकॉज सिंपल सी बात है, कोई दूसरा सोर्स चार्ज है नहीं, कोई दूसरा चार्ज है नहीं जो उसको मूव करा सके, और मूव नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल पॉइंट चार्ज। अब तुम कहोगे ये तो ऊपर करा, लेकिन एक देखो बदलाव, यहां ट्विस्ट है। सिंगल पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। अब लो आगे, अब तुमको कह सकते हो कि यार अब तो हो सकता है
तो सही बात है, अब तो हो सकती है एनर्जी, वर्क डन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड आ गया यार। तो अब देखो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है और सपोज यहां पर एक सोर्स चार्ज है क्यू, है ना, एट अ डिस्टेंस आर, कितना, एट अ डिस्टेंस आर। तो मैंने कहा इस वाले चार्ज के थ्रू इस पे कुछ तो पोटेंशियल काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो एनर्जी क्या हुआ, जो भी चार्ज है क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, इसको वी आर का मतलब पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट आर डिस्टेंस, ये पढ़ेंगे इसको। वी आर मल्टीप्लाई, इसको मतलब ये समझना कि वी और आर मल्टीप्लाई में हो रहे, नहीं, ये फंक्शन है उसका। जैसे एफ एक्स लिखते हैं ना, तो एफ और एक्स मल्टीप्लाई नहीं है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स है ये, तो आर का फंक्शन है, यानी आर डिस्टेंस का फंक्शन है कि आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो क्यू इंटू वी। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी अपॉन चार्ज। तो यार एनर्जी कितना हुआ, चार्ज इंटू पोटेंशियल, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस। अब बच्चे कई सारे मेरे से कहते हैं इस बात पे कि यार इन दोनों चार्जेस को भी तो पॉइंट चार्ज ले सकते हो, तो क्यों नहीं ले सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, बस बेसिक से थोड़ा सा एक और चीज समझाने के लिए। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी से कहीं से आया, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है R12, किसके रेफरेंस में आया, ये किसके रेफरेंस में आया, Q1 के रेफरेंस में आया है। तो एनर्जी क्या हो गई या वर्क डन क्या हो गया, तो वर्क डन हो गया Q1 Q2, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है, 4 pi epsilon naught R12, R12 is the distance between R1 and 2, this is the displacement vector 1 2। तो ये इंफिनिटी से वो चार्ज जो था Q2 वो मूव करता हुआ किसके रेफरेंस में आया, A के रेफरेंस में, तो ये एनर्जी हो गई। ये तब का केस है जब 2 पॉइंट चार्ज है। ये और ये बात काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि यहां भी पोटेंशियल को आप लिखोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ by R, अगर यहां भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो घूम फिर के वही बात बन जाएगी। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट चार्जेस का है, और ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, आप इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। इफ दे आस्क कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, तो आंसर विल बी दिस, है ना। और अगर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो आंसर विल बी दिस वन, ये आपका केस। अच्छा, इसमें एक बात और भी देख सकते हो, Q2 की एनर्जी Q1 के रेफरेंस में है, मगर Q1 का अपने आप में एनर्जी क्या है, 0, क्यों, क्योंकि Q1 के लिए कोई और सोर्स नहीं है, Q2 के लिए Q1 है, लेकिन Q1 इंडिपेंडेंटली खुद का अगर देखा जाए तो 0 है। तो याद रखना अल्टीमेटली एनर्जी इतनी ही होगी। तो ये आपके 3 केस हैं, अगले 2 केस और देखना ध्यान से। I will try to explain with full explanation, जितना हो सके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, है ना। आप ध्यान से इन लेक्चर्स को देखें, आपको समझ में आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान दें, तो अब मैं क्या करूंगा कि 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो यार क्या किया मैंने, अब 2 पॉइंट चार्जेस लिए और उनको कहां रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, जैसे यहां पे सिंगल चार्ज वाला नहीं किया था वैसे ही है। तो लो देखो, ये Q1 और Q2 2 चार्जेस हो गए, R12 डिस्टेंस हो गया, ये Q चार्ज है। लेट अस कंसीडर यहां से भी डिस्टेंस R है और यहां से भी डिस्टेंस R है, लग नहीं रहा है ना, चलो लग जाएगा अभी, ध्यान देना। है ना, अब दोनों तरफ से डिस्टेंस आ रहा है, जरूरी नहीं कि आ रही हो हर तरफ से, R1 R2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने मान लिया। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, और ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, एक्सटर्नल फील्ड यही बना रहा है, इसके थ्रू एक्सटर्नल फील्ड बन रही है। तो एक बार इस पे और एक बार इस पे, दोनों पे, तो एनर्जी क्या होगी अब इस केस में, इस केस में एनर्जी होगी पहले तो इन दोनों का खुद का एनर्जी, जैसे पॉइंट चार्ज में था, क्या होगा, Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12 प्लस इसके थ्रू भी तो इस पे एनर्जी होगी, तो क्या लिख सकते हैं, Q2 पे एनर्जी, और पोटेंशियल किसका होगा, इस सोर्स चार्ज का, जो कि कहलाएगा पोटेंशियल एट R डिस्टेंस। समझ गए इसका मतलब, पोटेंशियल एट R डिस्टेंस किसके थ्रू, Q के थ्रू, प्लस Q2 वंस अगेन पोटेंशियल एट
आर डिस्टेंस किसके थ्रू, वंस अगेन इस कैपिटल क्यू के थ्रू, है ना। तो Q1 Q2 ये चार्जेस हो गए, इसको Q1 कहते हैं, Q1 Q2 दो चार्जेस हो गए, और पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस किसके थ्रू बन रहा है, Q के थ्रू बन रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दो चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं, तब केस ये बनता है। अब एक केस है 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस। अच्छा, ये कराने के बाद 3 पॉइंट चार्जेस के बाद मैं एक डाइपोल का केस कराऊंगा कि उसमें एनर्जी कितनी होती है। अच्छा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। अगर 3 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट अस कंसीडर इसमें भी हमने कहा कि Q1 चार्ज को रेफरेंस माना, और ये दोनों चार्ज कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं, है ना, कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं, Q2 और Q3। ये R12 है, ये R13 है, ये R23 है। कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी। चलिए, पहले एनर्जी अगर मैं Q1 पे देखूं, Q1 Q2 के बीच में, फिर Q1 Q3 के बीच में, फिर Q2 Q3 के बीच में, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी या वर्क डन कुछ भी कह लो, आप इसको वर्क डन भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो ध्यान देना कितना होगा Q1 Q2 के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा, K लिख दे रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/4πε0 और K एक ही बात है। इन दोनों में देखो तो K Q1 Q3 R13 R13, और एक और इन दोनों के बीच में Q2 Q3 अपॉन R23। समझे बच्चों, तो ये इस तरीके से एनर्जी निकलती है, और एक्सटर्नल फील्ड होगा तो एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पेक्ट में भी लगा देंगे, 4 चार्जेस होंगे तो चारों के लिए भी लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ध्यान देना ये कंडीशन। अच्छा, 4 चार्जेस के लिए भी मैं आप लोगों को छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं कि 4 चार्जेस हो तो आप क्या कर सकते हो, है ना, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो यार। 4 चार्जेस, है ना, और मैंने इसको स्क्वायर पे रख दिया, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रख दिया, ये चार्जेस हैं। A B C D। अब इसमें एनर्जी या वर्क डन कैसे निकलेगा, ये सेंट्रल है इसका, तो इसमें वर्क डन या एनर्जी निकलेगी A पे खुद की एनर्जी, A का वर्क डन खुद का 0, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कोई एनर्जी नहीं है। अब B पे देखूं तो किसके थ्रू है, A के थ्रू। अब C पे देखूं तो किसके थ्रू है, B के थ्रू भी है और A के थ्रू भी है, यानी B पे C पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, C पे एनर्जी या वर्क डन हो जाएगा CB और CA प्लस, अब D पे देखो तो D पे A के थ्रू भी एनर्जी होगी, और C के थ्रू भी, और इवन B के थ्रू भी एनर्जी होगी, है ना। तो कितना होगा, DA DB और DC। तो अल्टीमेटली वर्क डन यानी एनर्जी कितना आ गया इस केस में, A का इंडिविजुअली 0, इंडिपेंडेंट सिंगल पॉइंट चार्ज का 0, B पे अगर देखें तो हो जाएगा KQQ यानी Q स्क्वायर अपॉन A होगा। इस पे देखूं तो क्या होगा, KQ स्क्वायर अपॉन A B के थ्रू, और A के थ्रू करूं तो KQ स्क्वायर अपॉन √2A, क्यों, समझ में आ गया होगा, ये डायगोनल, प्लस इस पे भी D पे A के थ्रू KQ स्क्वायर अपॉन A, B के थ्रू KQ स्क्वायर अपॉन √2A प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A। समझे बच्चों, तो आप ध्यान से देखो तो टोटल वर्क डन क्या आ गया, या एनर्जी क्या आ गई, 1 2 3 4 एक जैसे हैं, 4KQ स्क्वायर बाई A प्लस 2 एक जैसे हैं, 2KQ स्क्वायर अपॉन √2A। सिंपल, आप चाहो कॉमन निकाल लो यार, KQ स्क्वायर अपॉन A 4 प्लस √2। सिंपल। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी आसानी से टैकल कर सकते हो। अगला पॉइंट देखना बच्चों, एक डाइपोल का केस बताता हूं ध्यान से, थ्योरेटिकल पॉइंट में आखिरी पॉइंट होगा, फिर 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, ध्यान देना। दिस इज अबाउट द एनर्जी।
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने स्क्वायर वाले किया था, ये मासेस के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा बच्चों ने क्लास 11th में, ग्रेविटेशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और मैंने रखा है पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें रखा है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म में भी बात बता दूंगा, यूनिफॉर्म में देखना पहले। ये आपके पास पॉजिटिव एक तरफ को फील्ड, एक तरफ को नेगेटिव फील्ड है। बच्चों को अगर याद हो तो पिछले लेक्चर्स में, अभी मैं कहता हूं पीछे के लेक्चर्स बार बार आप लोग पीछे के लेक्चर्स जाके देखें, है ना। मैंने टॉर्क निकलवाया था, अगर याद हो तो। ये हमारे पास 2a हो गया, ये थीटा है, a b और c। ac यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि होगा 2a sin थीटा। एक टर्म था टॉर्क, याद होना चाहिए, pe sin थीटा, है ना, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स क्या होता है यूनिफॉर्म में? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्लस QE या माइनस QE। यही रीजन है कि नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगा? 0। बट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स अगर बात करूं तो प्लस QE और माइनस QE की वजह से नेट फोर्स क्या होगा यूनिफॉर्म फील्ड में? 0। क्या होगा? 0। मगर टॉर्क नॉन जीरो होगा। अब वर्क डन देखते हैं, वर्क डन या एनर्जी कुछ भी कह लो। टॉर्क इंटू में डिस्प्लेसमेंट d थीटा, टोटल वर्क डन यानी एनर्जी होगी टाउ PE sin थीटा हुआ। हमने कहा थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस हुआ डाइपोल, थीटा 1 से थीटा 2 पे डिस्प्लेस हुआ डाइपोल। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो एनर्जी आ जाएगी PE साइन हैज इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 1 टू थीटा 2। तो क्या हुआ? ध्यान से देखो, एनर्जी क्या आ गई? माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो अल्टीमेटली एनर्जी बन गई PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये एनर्जी है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इसमें केस फॉर परफेक्टली स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा होता है 0 डिग्री। परफेक्टली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा होता है 180 डिग्री। ये भी पीछे के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था, पीछे के लेक्चर्स जाके आप ध्यान से देखें। थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो एनर्जी क्या होगी? अगर मैं स्टेबल से अनस्टेबल जाऊं या अनस्टेबल से स्टेबल जाऊं, तो आप एनर्जी यहां देख सकते हो आसानी से। अलग अलग केस में एनर्जी कैसे निकल सकती है, मैं 2 मिनट में अभी डिस्कस कर देता हूं कैसे एनर्जी निकल सकती है अलग अलग केस में, क्योंकि पेपर में आता है। और ये मैं बात किया था मैंने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कि नेट फोर्स क्या होता है? 0। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स क्या है? 0, टॉर्क नॉन जीरो। नेट फोर्स 0, टॉर्क नॉन जीरो, एनर्जी इतनी है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, थ्योरेटिकल पॉइंट और है एक, ध्यान दीजिएगा। वो पॉइंट है बच्चों, यार टॉर्क तो लगेगा यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में, दोनों में, ये भी ध्यान रखना पॉइंट। फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज अगर एक तरफ को फोर्स है Q इंटू E1 प्लस में मान लो, तो एक तरफ को होगा Q इंटू E2। वाई E1 E2? बिकॉज यार नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी तो होनी नहीं है, तो E1 E2 हो गए तो नेट फोर्स तो 0 हुआ ही नहीं, और टॉर्क ऑलवेज भी नॉन जीरो। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स और टॉर्क क्या है, तो याद रखना दोनों नॉन जीरो। मगर यूनिफॉर्म में फोर्स 0 और टॉर्क नॉन जीरो यूनिफॉर्म में। अब केस, ये जो केस मैंने छोड़ा था कि अगर स्टेबल से
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहे हो, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहे हो, तो एनर्जी क्या होगी? स्टेबल पे थीटा क्या हो गया? 0, cos 0 1, cos 180 -1, तो एनर्जी हो गई 2pe। और ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ डाइपोल होती है। अगर आपसे पूछे कि इन व्हाट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है थीटा। जहां भी ये वर्ड है ना ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन मतलब समझ जाना थीटा के बारे में बात किया जा रहा है। तो कहे कि व्हाट ओरिएंटेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तो आंसर होगा फ्रॉम परफेक्टली स्टेबल टू अनस्टेबल, क्योंकि cos 0 1 और cos 180 -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। अच्छा, और अगर अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या होगा? अनस्टेबल से स्टेबल, तो एनर्जी मिनिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, अनस्टेबल पे 180, cos 180 -1 और cos 0 1, तो ये हो गया ना नेगेटिव -2p। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन का मतलब याद रखना क्या होता है? थीटा होता है। अब एक पॉइंट और बताता हूं मैं, ध्यान देना, ये जनरल केस है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये जनरल केस है। जनरल केस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये न्यूमेरिकली बहुत यूज होता है। अब एनर्जी का केस है θ1 90 और θ2 कोई भी एंगल। ये जब भी किसी क्वेश्चन में सिंगल एंगल दिया होगा ना, मान लो उसने कह दिया कि एनर्जी निकालो जब डाइपोल के अंदर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पहला एंगल 90 डिग्री ही कंसीडर किया जाता है बाय डिफॉल्ट। क्या किया जाता है? बाय डिफॉल्ट कितना माना जाता है? 90 डिग्री। जिससे कि एनर्जी का फॉर्मूला जो आप लोग अप्लाई करोगे सिंगल एंगल में, याद रखना सिंगल एंगल में, जहां दोनों एंगल गिवन हो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार, सिंगल एंगल में। तो ध्यान देना, PE cos θ1 मतलब 90 और cos θ2 यानी थीटा, क्या हुआ? एनर्जी -PE cos θ। ये एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे उन सभी जगहों पे जहां पर एक सिंगल एंगल दिया हो। क्या होगा? सिंगल एंगल दिया होगा। तो ये सारे केस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हो। इस तरीके के केसेस जो हैं आप यहां पर देख रहे हो, और अलग अलग एंगल का केस है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अब इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो वो है कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्लास से कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और बता रहा हूं लास्ट। तो बच्चों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी आप लोगों ने आज। लेक्चर्स को पूरा देखिए, पीछे के लेक्चर्स रिपीट करें, देखें ध्यान से, उनको दिमाग में बिठाएं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए पेपरों में, है ना। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को मैं टॉर्क से रिलेटेड। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ है यानी 2a, वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 2a की वैल्यू दे रखी है पूरी, है ना, डाइपोल की लेंथ। प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो भी यूनिफॉर्म है। तो कैलकुलेट करना है हम लोगों को, क्या कैलकुलेट करना है? पहला कि जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या है इफ चार्ज ऑफ डाइपोल है, चार्ज ऑफ डाइपोल है ±8 नैनो कूलम, एंड जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है सिस्टम में वो है 4√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है वो दे रखा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से निकलेगा। करना क्या है यार, 2a यानी लेंथ दी हुई है कितनी, 4 × 10⁻², है ना, और क्या दिया हुआ? थीटा। सिंगल थीटा दिया है या एक से ज्यादा? सिंगल। कौन सा वाला केस याद करो? -PE cos थीटा, याद है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? -PE cos थीटा। याद रखना बाय डिफॉल्ट है ये कि आपको पहला केस 90 मान ही लेना है ऐसे केसेस में। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा होता है ना। टॉर्क दिया हुआ 4√3, P क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे आप लोग? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है ना, Q × 2a। क्या है चार्ज?
8 नैनो, नैनो मतलब -9 और 2a की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया 32 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम मीटर। ये आ गया डाइपोल मोमेंट, बहुत ही आसान। चलिए आइए यहां देखिए 32 इंटू 10 टू द पावर -11 इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब यहां से आप लोग ई निकाल सकते हो बच्चों, निकल जाएगा ई निकाल लोगे। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे -PE cos थीटा, थीटा क्या लोगे बच्चों PE cos 60, आपके पास P है ये रहा, E आप यहां से निकालोगे तो E और P दोनों की वैल्यू को आप यहां रिप्लेस कर दोगे, इस जगह पे P और E दोनों की वैल्यू को यहां प्लेस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ना, इन सभी चीजों से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बच्चों आप सेफ रहें, हेल्दी रहें और घर पे रहें। और बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग आप लोगों से, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, बाय।